तो इस बात की पूरी गारंटी ले जा सकते हैं कि आप सफल शायद ना हो पाएँ। जरूर जानेंगे कि आरओ और एआरओ की सैलरी में कितना डिफरेंस है, बहुत छात्र पूछते रहते हैं। दोनों के सैलरी में बहुत कम अंतर है, करीब 4 से 5 हज़ार के बीच अमूमन अंतर है। जी जी। और गांव से मैं करीब, मेरा हेडक्वार्टर 40 किलोमीटर दूर है, तो पर डे मैं करीब 40 किलोमीटर आना और जाना और के साथ में मैंने स्टडी कंटिन्यू करी और ऑफिस में भी मैंने पूर्ण अपने कर्तव्य का पालन मैं करता रहा वहाँ। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस समय आरओ एग्जाम एकदम ट्रेंडिंग चल रहा है और लगातार चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को मोटिवेटेड वीडियो, टॉपर्स के इंटरव्यू प्राप्त करवाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे सामने बैठे हैं जितेंद्र वर्मा सर, जिनका यूपीपीएससी की तरफ से आयोजित होने वाली आरओ के एग्जाम में एआरओ की 20वीं रैंक पे चयन हुआ है। सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इन्होंने हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर जानना चाहेंगे कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार रहा है? मेरी जो एकेडमिक रही है वो गांव से रही जी। मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूँ और मेरी स्कूलिंग सारी गांव से रही। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन फैज़ाबाद से किया और उसके बाद फिर मैं तैयारी के लिए लखनऊ आया और 1 वर्ष की तैयारी के बाद मेरा चयन एसएससी के माध्यम से पोस्ट ऑफिस में सॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पर हो गया। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग भी मेरे होम टाउन में होने की वजह से मुझे घर पर ही रहना पड़ा और मैं गांव से ऑफिस आता जाता रहा। और फिर कुछ दिन 1-2 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए और फिर मैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से लगा रहा। और बीच में कुछ मित्रों के सहयोग से और उनसे मोटिवेशन मिलता रहा और मैं धीरे धीरे करता रहा। कई बार असफलता मिली और फिर भी लगा रहा और फाइनली मेरा इसमें चयन हुआ। सर जानना चाहेंगे कि जैसे आप 2014 से ही कार्यरत थे जो है रेलवे विभाग में, और उसके बाद आपको ये कब सूझा कि यार हमको अब यूपीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, आरओ या पीसीएस की सारी चीज़ें, ये मोटिवेशन कहाँ से प्राप्त हुआ? एक हमारे बहुत खास मित्र थे, वो प्रयागराज में रहकर तैयारी करते थे। मैं उनका हृदय से बहुत धन्यवाद मैं उनको देना चाहूँगा कि उन्हीं की बदौलत मैं इस क्षेत्र में मुझे थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई कि सिविल सेवा है क्या और इसका जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है। और उसके बारे में जब मुझे जानकारी हुई तो मैं फिर इस सेवा में आने के लिए प्रयास करने लगा और मैं बार बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर जानना चाहेंगे फिर जब आप तैयारी करना शुरू किए तो आप अपने जॉब में ही थे? जी, मैं जॉब में था और जॉब मेरा करीब 2 या 3 साल हो गया था। उसके बाद फिर मैं सिविल सेवा की तैयारी में प्रयास करने लगा। सर फिर कहीं आपने इसके लिए कोचिंग की ऐसा वगैरह, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी? शुरुआती तौर पर तो मैं सेल्फ स्टडी करता रहा और मेंस का जब मेरा एग्ज़ाम आया तो CL त्रिपाठी सर से मैंने ऐसे और सामान्य हिंदी की तैयारी के लिए मैंने उनसे तैयारी की। तो इसका मतलब आपने सेल्फ स्टडी अधिकांश, मतलब प्रारंभिक परीक्षा ही एक प्रकार से मुख्य परीक्षा माना जाता है क्योंकि वही बेस ही मेंस में भी है सारी चीज़ें। तो कैसे आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी, क्या क्या चीज़ें उसके लिए पढ़ी थी, कितना समय आपके पास था एग्जाम की तैयारी करने के लिए? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करनी थी। इस दिवाली के फेस्टिवल को और भी रोशन करने के लिए PW यानी फिजिक्स वाला आप सभी यूपीपीएससी एंड पीपीएससी एस्पिरेंट के लिए लेकर आया है अपने सभी बैचेस पे स्पेशल दिवाली ऑफर बड़े डिस्काउंट के साथ। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है अपनी तैयारी शुरू करने का। दोस्तों, PW लेकर आया है आपके लिए सक्षम बैच फॉर 17वीं बीपीएससी इंग्लिश मीडियम यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम सिर्फ 3,499 रुपये में। प्रथम 2.0 बैच फॉर यूपीपीसीएस 2024 हिंदी मीडियम प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम सिर्फ 3,499 रुपये में। सक्षम 4.0 बैच फॉर यूपीपीसीएस 2024 इंग्लिश मीडियम यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम सिर्फ 3,499 रुपये में। समीक्षा बैच फॉर यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम सिर्फ 1,199 रुपये में। सचिव एपीएस बैच फॉर यूपीपीएससी एपीएस इंग्लिश मीडियम यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में सिर्फ 799 रुपये में। दोस्तों,
दोस्तों ये बैचेस आप सभी लोग को ऑफर करते हैं लाइव लेक्चर फ्रॉम द टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया, DPPS एंड क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, PYQ एनालिसिस एंड मच मोर। दोस्तों यदि आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड UDN200 फॉर समीक्षा एंड सचिव बैच एंड UDN500 फॉर स्टेट PCS बैचेस, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा स्पेशल डिस्काउंट। तो देर किस बात की, कोर्स लिंक और कूपन कोड दोनों है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी विजिट करें। जॉब के साथ में समय निकालना बड़ा मुश्किल था और मैं घर का बड़ा लड़का था, तो जो है पारिवारिक दायित्व भी मेरे ऊपर रहता था, तो घर की जिम्मेदारियों के साथ में बड़ी मुश्किल से मैं समय निकाल पाता था। लेकिन मार्गदर्शन मुझे मेरे बाहर के दोस्तों से मिलता रहा और मैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही जो किताबें थीं, कुछ जो सर्टिफाइड किताबें हैं, मैंने उनके माध्यम से पढ़ाई जारी रखी। बीच में ब्रेक भी होता रहा और लेकिन मैं लगा रहा और कई बार असफलता आई और फाइनली इसके पहले मेरा प्री क्वालिफाई हुआ भी था, मेंस नहीं हो पाया था। फिर मैंने दोबारा जब मैं प्रयास किया तो फिर मेरा हो गया। अच्छा सर, जैसे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जैसा कि अभी RO की एग्ज़ाम देखा जाए तो ऑलमोस्ट फरवरी में माना जा रहा है कि एग्ज़ाम होने वाला है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो जो कम समय बचा है, लगभग 3 महीने के आसपास का समय बचा होगा, तो इन कम समयों में आपके हिसाब से क्या छात्र पढ़ लें तो उनका सिलेक्शन हो सकता है सर? मैं तो अगर कोई पहले से इस तैयारी में रहा है, अगर उनको थोड़ा अनुभव है तो उनके लिए तो उनको शायद पता हो, लेकिन जो नए लोग हैं और जिनको जानकारी का अभाव है जिनके पास, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन्स हैं उनका जो है अध्ययन कई बार हम करें, अमूमन 4 से 5 बार हम रिवीजन करें, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो हम एक भी ना गलत करें। और साथ में लूसेंट जैसी जो छोटी किताबें हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें फैक्ट्स होती हैं, उनका भी अध्ययन हम कई बार अगर उसको करते हैं तो काफ़ी लाभ मिलेगा। और साथ में किसी भी 1-2 कोचिंग, अच्छी कोचिंग के टेस्ट सीरीज वगैरह हम ज्वाइन कर लें और उस पर काफ़ी काम करें। अच्छा, आपने कौन सी कोचिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था? टेस्ट सीरीज उस दौर में ऐसे हो नहीं पाया था। अच्छा। जी, तो मैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन के माध्यम से पढ़ा और टेस्ट, फिर जो कुछ ऐसे ही एग्जाम टाइम में जो आ जाती थी बुक्स, तो मैं उनके माध्यम से की। जी। अच्छा, आपके कहने का मतलब इस समय जो 3 महीने समय बचे हैं, घटना चक्र पढ़ लें प्लस लूसेंट। अब अगला इसमें टॉपिक आता है करंट अफेयर। आपने कहाँ से और कब पढ़ना शुरू किया था? करंट अफेयर्स मैं कंटिन्यू नहीं रख पाता था कि रेगुलर में पढ़ पाऊँ, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में करीब 3-4 महीने पहले मैं कोशिश करता था कि कुछ जो चुनिंदा मैगजीन है मैं उनको फॉलो करता था, और फिर जैसे ई दृष्टि है, घटनासार है, इनके माध्यम से मैंने तैयारी करी। अच्छा, पहली बार आपने जब बताया कि आपने प्री क्वालिफाई किया था, मेंस नहीं हुआ था, दोबारा आपने ये अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, तो उस समय क्या गलतियां आप कर रहे थे जो दोबारा वो ना करने पे आपका चयन हुआ? मुझे लगता है जो मेंस में मेरा पहली बार चयन नहीं हुआ उसमें एससे एक बहुत बड़ा कारण था। अच्छा। क्योंकि मैं पढ़ाई तो करता था लेकिन मार्गदर्शन का अभाव था, तो एससे में मैं अच्छा नहीं कर पाया था। अच्छा। और दोबारा जब फिर आया तो मैंने उस गलती पे ध्यान था मेरा पहले से, तो मैं एक अच्छे किसी मार्गदर्शक की तलाश में था और मुझे फिर वो CL त्रिपाठी सर के माध्यम से वो एससे में उनसे काफ़ी ज़्यादा मुझे लाभ मिला और मैंने उनकी ऑनलाइन कोचिंग व्हाट्सएप के माध्यम से ज्वाइन करी और उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को बहुत समझाया, फिर वो फाइनली। सर, अब तो प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सब कुछ हो गया, जिसमें अब हिंदी बच रहा है। हिंदी को लेकर के आपने कहाँ से पढ़ाई करी प्रारंभिक परीक्षा में? प्रारंभिक परीक्षा के हिंदी के लिए मैंने एक S कुमार सर थे, जी। जो कि अभी DSP हैं मौके पर, मैंने उनकी बुक्स पढ़ी, बहुत अच्छी बुक थी वो। और उसके साथ में आदित्य पब्लिकेशन की भी किताब हमने ली। जी। और बस अभी दो किताबें पढ़ी मैंने। अब सर हम लोग आते हैं मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा में भी एक GS का पेपर होता है, सेम जैसे प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे सारी चीज़ें, वही प्रोसेस उसमें भी होगा? जी, मुख्य परीक्षा में जो हिंदी है जी ऑब्जेक्टिव है और जो GS है वो तो सेम है सीरीज जैसा, लेकिन इसमें एससे और सामान्य हिंदी का पेपर जिसमें लेटर ड्राफ्टिंग है और कंप्यूटर्स हैं, गद्यांश वगैरह आते हैं, ये अलग हो जाता है, जिनके लिए हमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। जी। और इसे किसी के मार्गदर्शन में अगर हम तैयारी करें तो जो ड्राफ्टिंग है और एससे है वो मुझे लगता है कि फाइनल एग्जाम में उनका बहुत बड़ा रोल है, और वो मार्गदर्शन में अगर हम तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा फिर बीच में छात्र जीवन? जी, छात्र जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा है, लेकिन साथ में
घर का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे माता पिता का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और कम एज में गांव में एक ऐसी परंपरा कि कम एज में या अगर आपकी जॉब लग जाती है गवर्नमेंट जॉब तो सम्मान तो था, लेकिन साथ में घर पर शादी का दबाव और फिर आगे परिवार बढ़ाने का दबाव, ऐसी तमाम तरह की सामाजिक समस्याओं से मैं गुजरा। और फिर घर की जिम्मेदारियां भी थी जो कि अभी भी है उनके साथ में। और गांव से मैं करीब, मेरा हेडक्वार्टर 40 किलोमीटर दूर है, तो पर डे मैं करीब 40 किलोमीटर आना और जाना और के साथ में मैंने स्टडी कंटिन्यू करी। और ऑफिस में भी मैंने पूर्ण अपने कर्तव्य का पालन मैं करता रहा, वहाँ पे भी मैं बहुत एक अच्छा एम्प्लॉय माना जाता था जी। तो साथ में सब चीज़ों को लेकर के चलने में समस्याएं आई, लेकिन मोटिवेशन भी उन्हीं समस्याओं और उन्हीं संघर्ष से आया जी। अच्छा सर, जानना चाहेंगे मुख्य परीक्षा में हम लोग आते हैं, लेटर का प्रोसेस आपने कहाँ से पूरा किया? लेटर का एस कुमार सर की एक स्पेशल बुक आती थी लेटर ड्राफ्टिंग की, और जो सामान्य हिंदी पेपर पैटर्न पूरा उनका था, वहाँ से मैंने तैयारी करी थी। आपने एसे का तो बता ही दिया कि एसे की तैयारी आपने कहाँ से करी थी। सर जानना चाहेंगे इसमें एक मुख्य चीज़ है जो कि है आपका प्रशासनिक शब्दावलियाँ, इसको आपने कहाँ से कवर किया होगा, नोट्स बनाया होगा, कैसे इसको आपने देखा? जी, प्रशासनिक शब्दावली के लिए भी एस कुमार सर के ही जो सामान्य हिंदी की विशेष किताब थी उसमें उन्होंने हमें लगता पर्याप्त सामग्री थी उसमें, और मैंने वहाँ से उसको किया। अच्छा, सिर्फ वहीं से और कहीं से नहीं? और कहीं से मैंने एक्स्ट्रा नहीं। अच्छा, उन्हीं जैसे कि मैं बहुत लिमिटेड रिसोर्स का मैंने वहाँ सहयोग लिया और मैंने उसको कई बार रिवाइज करने की कोशिश की। मैंने बहुत ज़्यादा भटकाव नहीं रहा। अच्छा, भटकाव नहीं रहा, मतलब वहीं से सारी चीज़ें। तो आपका ये प्री और मेंस की पूरी रणनीति और स्ट्रेटजी यही रही है? जी जी जी। सर जैसा कि जानना चाहेंगे कि जो अभी समय बचा है 3 महीने का, ये 3 महीने में यदि जो छात्र एक बार भी आर की तैयारी किए हुए हैं या फिर जैसे नए भी छात्र यदि आ रहे हैं, जो आपने स्ट्रेटजी बताई, घटना चक्र प्लस लूसेंट प्लस करंट अफेयर प्लस प्रीवियस ईयर पेपर और साथ ही में प्रैक्टिस सेट, इतना यदि वो सीरियस तरीके से 2-3-4 बार रिवाइज करके पढ़ ले रहे हैं तो उनका सिलेक्शन निश्चित है कि नहीं? मैं कहूँगा कि सफलता के जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और आप बहुत ज़्यादा कुछ नया ट्राई करेंगे तो इस बात की पूरी गारंटी ले जा सकते हैं कि आप सफल शायद ना हो पाए। सर जानना चाहेंगे कि अब जैसे अब हम लोग आते हैं ARO के टाइपिंग को लेकर के, तो टाइपिंग का आपने कब सीखा था? पहले ही सीख लिया था, प्री होने के बाद सीखना शुरू किए थे, कैसे? टाइपिंग तो मैं देखा जाए तो कंप्यूटर से मेरा जुड़ाव करीब मैं 10वीं परीक्षा पास होने के बाद से हो गया था, और मुझे याद है कि मैं उसी समय मुझे हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग दोनों आ गई थी जब मैं 10th पास आउट हुआ था। बाद में फिर वो छूटा, लेकिन कंप्यूटर से जुड़ाव मेरा हमेशा रहा है। तो उसका लाभ मुझे मिला कि जब एग्ज़ाम टाइम में यहाँ टाइपिंग टेस्ट होना था तो उसके लिए मैंने अलग से फिर करीब 2-3 महीने तक घर पर ही खुद से मैंने टाइपिंग किया उसको। लेकिन जो इसका जो ड्यूरेशन वो सिर्फ 5 मिनट का है, और सबसे बड़ा जो डर का जो विषय है वो समय ही है, क्योंकि कम समय में अगर लोग घबरा जाते हैं तो फिर आपके पास समय नहीं होता कि आप खुद को फिर से संभाल सकें। और इस वजह से जो जिनको अनुभव ज़्यादा नहीं है या प्रैक्टिस को कम करके जाते हैं तो वो टाइपिंग में उनके बाहर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो पूरे जो टाइपिंग का प्रोसेस था जो लोक सेवा आयोग की तरफ से कराया गया था, उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है? जब मेंस का एग्ज़ाम हम दे लेते हैं तो उस बीच में फिर आयोग के द्वारा आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है, और टाइपिंग का एक ही सेंटर है वो प्रयागराज में है, अमूमन सब बच्चों को पता ही होगा वो। और वहाँ पर कई बैच के माध्यम से करीब 1 हफ्ते 10 दिन जैसे बच्चों की संख्या होती है उस हिसाब से बुलाते हैं, और 5 मिनट का ही होता है। उसके बाद फिर टेस्ट होने के उपरांत करीब 15 से दिन या 1 महीने के अंदर फिर फाइनल रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, उस फाइनल रिजल्ट आ जाता है। फिर उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आप सभी लोगों की ज्वाइनिंग प्रोसेस कितना समय लगा था? अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस करीब 6 महीने लग गए फाइनल रिजल्ट आने के बाद जी, क्योंकि प्रक्रिया बड़ी लंबी है। उसमें आयोग आपको बुलाएगा और आपके डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन के लिए, और उस प्रक्रिया में भी थोड़ा बच्चों की संख्या अधिक होने की वजह से समय लग जाता है। और उसके बाद फिर वेरिफिकेशन के बाद वहाँ पे फाइलिंग करना, और आयोग के कुछ अपने अभिलेखीय कार्य होते हैं, उस संबंध में थोड़ा समय लग जाता है। और फिर वहाँ से संस्कृति यहाँ शासन को भेजने के बाद फिर आपका चयन। अच्छा सर, एक बार हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको ये भी बता दीजिए कि ARO के कार्य क्या होते हैं? ARO का कार्य, आप विभाग में आने के बाद आपको आपके जो अनुभाग अधिकारी हैं उनके द्वारा आपको कोई भी कार्य सौंपा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ARO हैं तो आप सिर्फ मेल रिसीव या डिस्पैच करेंगे, आप या फिर ARO के सिर्फ सहयोगात्मक भूमिका में नहीं रहेंगे, आपको ARO का काम भी सौंपा जा सकता है जी। तो
काम आपको आरओ या आरओ दोनों का आना चाहिए। अच्छा। जी, इस तरह का ऐसा। अच्छा, ऐसे ही काम रहता है, मतलब बहुत ही सुकून है, एक लिमिटेड समय में गए आप और आ गए, यही चीज़ें। जी, कुछ डिपार्टमेंट में कार्य दिखता है, जी। लेकिन ज़्यादातर विभागों में सामान्य है कार्य। और अगर यदि आप आगे फ्यूचर में और भी तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ये जॉब है, और यहाँ पे आकर के आप आगे अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रख सकते हैं। और सर, एआरओ की टाइपिंग में एक सेंटर पे कितना समय दिया जाता है? एआरओ की टाइप, हाँ, जब टाइपिंग होती है एआरओ की, जैसे टाइपिंग कराते हैं ना, इलाहाबाद में यूनाइटेड में टाइपिंग होती है इसकी, तो वहाँ पे कितने बच्चों को एक बार में बुलाते हैं और कितने समय उसमें दिए जाते हैं? वहाँ पे मुझे लगता है 2 लैब है, 2 या 3 लैब है, और एक लैब में करीब 50 से 70-80 के बीच की संख्या ऐसी होती है। और सीटिंग सेफ जैसे हम लोग के कंप्यूटर लैब्स होते हैं वो ही है, इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ का, और वहाँ का कंप्यूटर लैब सामान्य सा है, और साथ में रो में बच्चे बैठते हैं। बट उस समय का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप मेंस एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो लगता है कि बस एक अंतिम बाधा यही है, क्योंकि हम बहुत मेहनत किए होते हैं प्री और मेंस के लिए, तो फिर लगता है कि ये बहुत छोटी चीज़ है, और उसको छोटी समझ करके दबाव तो महसूस होता है, लेकिन छोटी समझ के बहुत लोग उसको तैयारी नहीं उस स्तर पे कर पाते हैं, तो वहाँ पे फेलियर थोड़ा आने की संभावना बढ़ जाती है। नहीं, और समय कितना मिलता है वहाँ पे टाइपिंग के लिए? समय वहाँ से 5 मिनट का समय जी, लेकिन आपको करीब 15 मिनट पहले बुला लेते हैं, और आपसे वहाँ पे कीबोर्ड है, कंप्यूटर में कोई टेक्निकल समस्या नहीं है, आपको चेक करने के लिए बोला जाएगा, और चेक करेंगे आप। फिर डेमो भी अगर आप लेना चाहें, ऑप्शन रखा जाता है आपको, अगर आप डेमो लेना चाहे ले सकते हैं, कीबोर्ड वगैरह। तो ये आप वहाँ पे इस बात की पुष्टि कर लें टेस्ट स्टार्ट होने से पहले कि आपका कीबोर्ड की सारी बटन काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। यदि नहीं कर रही हैं तो तुरंत आप वहाँ पे जो सहयोगी होते हैं उनसे आप उसको चेंज करा सकते हैं। अच्छा, सर, हम ये नहीं जानेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, लेकिन ये ज़रूर जानेंगे कि आरओ और एआरओ की सैलरी में कितना डिफरेंस है। बहुत छात्र पूछते रहते हैं। दोनों के सैलरी में बहुत कम अंतर है, करीब 4 से 5 हज़ार के बीच अमूमन अंतर है। जी जी। अच्छा, सर, फिर उस समय एआरओ की टाइपिंग होती है, 5 मिनट बाद ही आपको लगभग पता चल जाता है कि अब हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है, सिलेक्ट में होने वाले हैं कि नहीं? जी, जो पैरा होता है टाइपिंग का, वो जो 25 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है 5 मिनट में, वो उसकी संख्या उतनी ही होती है। तो अगर आप मैटर जैसे अगर आप टाइप कर रहे हो तो पुनः जब मैटर आपका रिपीट होने लगे तो आप समझ जाइए कि हाँ, आपने वो सीमा क्रॉस कर ली, आप सुरक्षित जोन में आ गए हैं। और फिर आपको बाद में टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद में प्रिंट आउट एक आता है, तो बहुत से बच्चों को नहीं पता हो तो तुरंत सबमिट कर देते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि सबमिट करने से पहले आप उसको काउंट कर लीजिए। जी, और काउंट कर लेंगे तो फिर आपको लगभग आपको आंकड़ा लग जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है। अच्छा सर, कुछ कम शब्दों में, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं अभी एग्ज़ाम होने को लेकर के, कुछ कम शब्दों में हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए मोटिवेशन कुछ? मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा, बहुत प्रतिष्ठित जॉब है जी, और यदि आप चाहते हैं कि आप सफल हों और तो बहुत कम समय बचा हुआ है, पूरी मेहनत से जी जान से लग जाइए और कोशिश करिए, बहुत कुछ नया ट्राई मत करिए। आपने अब तक जो भी पढ़ाई की है उसी को रिवीजन करिए बहुत ज़्यादा, जितने अधिक से अधिक आप इसको रिवीजन करेंगे आपकी सफलता के जो चांसेस है वो उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय दिया है और आपको भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच। और मैं सुनने वालों को भी इसके लिए उनको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। और साथ में मेरी इस यात्रा में मेरे जो सहयोगी रहे हैं, मेरे कुछ खास मित्र हैं, मैं उनको विशेष बधाई देना चाहूँगा। साथ में माता पिता जी को मैं अपने बहुत विशेष बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।